भविष्य में मौत को अलाउड नहीं किया जाता, क्योंकि इंसानों ने एक ऐसा मंत्र सीख लिया था जिसे पुनर्जीवन विद्या कहते थे। इसकी कोई कीमत नहीं थी, बस जमीन पर एक खास ज्यामितीय आकृति बनानी होती थी और मरने वाले की जानकारी बोलनी होती थी। बस इतने से वो वापस जिंदा हो जाता था। शुरुआत में मरे हुए साइंटिस्ट को वोट लगाकर जिंदा किया जाने लगा और इंसानों की टेक्नोलॉजी भी बस कुछ ही सालों में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ गई। लेकिन बाद में ये पुनर्जीवन विद्या अमीरों और मिडिल क्लास का ही खास हक बन गई। इंश्योरेंस कंपनियों ने तो इसे पूरी तरह से बिजनेस बना दिया और सोसाइटी पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई। साल 2133 तक आते आते धरती की पॉपुलेशन 500 अरब के आसपास पहुंच गई। हर तरफ जंग और भुखमरी फैल गई। इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए दुनिया के लीडर्स को मजबूरन एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी कि मरने के बाद कम से कम 50 साल पूरे होने पर ही किसी को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, ताकि पॉपुलेशन का ये तेजी से बढ़ना रोका जा सके। और मैं ठीक इसी ट्रीटी के साइन होने के कुछ ही समय बाद एक एक्सीडेंट में पता नहीं कितने साल बीत गए, जब मैं आखिरकार वापस जिंदा हुआ तो अजीब तरीके से एक ऐसी जगह पहुंच गया जिसे टावर नाम की जेल कहा जाता है। भाई, मैंने ही तुझे वापस जिंदा किया है। तुझे याद है तेरा नाम क्या है? ये कौन सी जगह है? तूने अभी कहा कि तूने मुझे जिंदा किया, मतलब मैं पहले मर चुका था। तुझे नहीं पता तू कैसे मरा था? तो क्या तुझे ये याद है कि तू पहले कहाँ रहता था, किन लोगों को जानता था? इस बंदे में तो कुछ गड़बड़ है। उसने ऐसा बोलते हुए मुझसे पूछताछ शुरू की। मैं थोड़ा सतर्क हो गया और अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने की कोशिश की, ताकि पिछले जन्म की ताकत से इसे काबू में कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ताकत चलाने की कोशिश की, मुझे एहसास हुआ कि दोबारा जिंदा होने के बाद मेरी सारी पावर गायब हो चुकी थी। अभी मैं एक आम इंसान जैसा ही था। अरे, चुप क्यों हो गया? पूछ रहा हूँ उससे। तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, बता मुझे, ताकि मैं तेरी पहचान वेरीफाई कर सकूं, फिर रजिस्टर कर सकूं। सब जिंदा किए गए लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है। फिर स्पेस स्टेशन तुझे काम देगा, रहने की जगह देगा, खाना पीना भी। स्पेस स्टेशन? मैं शायद इस वक्त गहरे समंदर में हूँ या फिर बाहरी अंतरिक्ष जैसी किसी एक्सट्रीम जगह पर, और यहाँ मिलिट्री तरीके से चीजें चलाई जा रही हैं। लगता है इंसानों पर कोई बड़ी आफत आई है। सच में सॉरी यार, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा रेस्ट करने दे, पानी पिला दे। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊं तेरे साथ कोऑपरेट कर दूंगा। ठीक है, तू बस कोऑपरेट कर। इतना मुश्किल क्यों बना रहा है? कोऑपरेट क्यों नहीं करता? अलविदा। मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। मुझे धोखा मत दो। जिंदा किया गया व्यक्ति, डेंग डिंग, जन्म 2035, 1 अगस्त, सुबह 9:13, जन्म स्थान दक्षिण पूर्व एशिया, चीनी मूल। जिंदा किया गया व्यक्ति, इसका मतलब क्या है? जो नज़ारा मैंने देखा वो बड़ा ही अजीब था और मुझे हिलाकर रख दिया। पूरा प्रोसेस देखने के बाद मुझे समझ आया, पुनर्जीवन विद्या की दो शर्तें हैं। पहली, जमीन पर बनी वो जियोमेट्रिक आकृति, और दूसरी, जिंदा किए जाने वाले की सही सही जानकारी बोलना। इसीलिए डैंग बिंग बार बार मेरी पहचान पूछ रहा था। तू अभी जो शौक खाया वो इसलिए क्योंकि तू मेरी पहचान नहीं जान पाया, है ना? हाँ, नियम के मुताबिक अगर मैं तेरी पहचान नहीं पूछ पाता तो टावर के रोबोटिक हाथ मुझे मार डालते और उसके बाद बारी तेरी होती। बारी मेरी? मतलब क्या? भाई मुझे बुरा मत मान, इस टावर में हर किसी को इसी तरह से गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में मैं तुझे टॉर्चर करूंगा, तू ज़्यादा जोर मत लगाना। मैं तुझसे जो भी पूछूं तो सब बता देना, चाहे तेरे माँ बाप हों, रिश्तेदार, दोस्त, या फिर तेरी अपनी कहानी। जो भी पूछूं बता देना, समझा? समझ गया। तो तू मुझे टॉर्चर करके मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पूछना चाहता है, ताकि उन्हें भी यहाँ जिंदा करके ला सके? इस जगह के होने का पूरा मकसद ही यही है, जिंदा करना, फिर टॉर्चर करना। बिजली के झटके, आग से जलाना, ये सब यहाँ रोज का काम है। फिर जब तू मर जाएगा तुझे फिर से जिंदा कर दिया जाएगा और फिर से टॉर्चर शुरू। ये कभी रुकता ही नहीं। ये जगह असल में नर्क है या फिर कोई पागलपन भरी हॉरर लेबोरेटरी? मुझे किसी भी हालत में यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे भूल गया बताना, इस जगह पर खाना पानी कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ आने वालों को सिर्फ टॉर्चर ही नहीं झेलना पड़ता, कभी कभी भूखे प्यासे भी मरना पड़ता है। फिर वापस जिंदा करके दोबारा भूखा रखा जाता है। उसकी इस धमकी पर मेरे चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आया। उसने ये देखकर हैरान होकर तारीफ कर दी। भाई, तेरी मानसिक ताकत तो सच में कमाल की है। बस पता नहीं थोड़ी देर में कब तक टिक पाएगा। अब तो बता, कुछ बताने का मन बना। क्या तू सच में मुझे सिखा सकता है? प्लीज, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तू सिखा दे तो मुझसे जो भी चाहेगा मैं करूंगा। तू इतना सीखना क्यों चाहता है? क्योंकि तू भी मेरी ही तरह टॉर्चर झेलेगा। ये टॉर्चर बारी बारी से चलता है। अभी मैं तुझे टॉर्चर कर रहा हूँ, लेकिन 10-20 साल बाद शायद कोई और मुझे टॉर्चर करेगा, और फिर उसके 10-20 साल बाद मैं फिर किसी और को टॉर्चर करूंगा। ये कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है? पता नहीं। बस इतना जानता हूँ कि इस जगह को टावर कहते हैं, और जो भी यहाँ आता है उसे हमेशा इसी तरह टॉर्चर होना पड़ता है। जो सबसे ज्यादा वक्त से यहाँ है, सुना है वो 2000 साल से भी ज्यादा यहाँ बंद है। 2000 साल? भले ही यहाँ लोगों को बार बार जिंदा किया जाता हो, लेकिन इतने लंबे वक्त में तो इंसान पागल हो ही जाएगा। हाँ, पागल तो होता है, लेकिन पागल होने के बाद जब वो मरता है और दोबारा जिंदा किया जाता है तो वापस नॉर्मल हो जाता है। वाह, ये पुनर्जीवन विद्या सिर्फ शरीर को ही नहीं
बल्कि दिमागी हालत को भी रीसेट कर सकती है। जिंदा किए गए इंसान का दिमाग हमेशा जागा हुआ ही रहता है, पागलपन भी नहीं छूट सकता, बस उसे लगातार दुख ही सहना पड़ता है। टावर के कैदियों के लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ा डर है, और मौत तो एक चाहत बनकर रह गई है। तभी तो उसे दर्द ना महसूस करने वाली विद्या इतनी शिद्दत से चाहिए थी। मेरा एक सवाल और है, अगर किसी को जिंदा करने के लिए पहले उसका नाम पता होना जरूरी है, तो तुझे मेरा नाम नहीं पता था, फिर तूने मुझे जिंदा कैसे किया? मैंने सारे नाम आजमाओ वाला तरीका इस्तेमाल किया। किसी को जिंदा करने के लिए उसका पूरा नाम जानना जरूरी नहीं, बस अगर तुझे उसका जन्म साल पता हो, या फिर उसकी एक्यूरेसी लगभग 70% तक हो, तो इस जमीन पर बनी आकृति के सहारे उसे जिंदा किया जा सकता है। और अगर वो जिंदा नहीं हुआ, तो मैं दूसरा सरनेम ट्राई करता हूँ। यही सिलसिला चलता रहता है जब तक सारे 100 सरनेम्स आजमा नहीं लिए जाते। ये तरीका बेवकूफ़ी भरा है, पर काम करता है, बस टाइम ज्यादा चाहिए। चाहे पुराने से पुराने जमाने के सब लोगों को जिंदा करना हो, ये तरीका फिर भी काम कर सकता है। नहीं, अब मैं और बातें नहीं कर सकता, वरना अगर स्क्रीन पर वो नंबर 50% से नीचे गया तो मेरी शामत आ जाएगी। मतलब क्या? देख, जब भी मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ तो स्क्रीन पर वो नंबर बढ़ता है, और मेरा काम यही है कि उस नंबर को हमेशा 50% से ऊपर बनाए रखूँ। अगर मैं ये नहीं कर पाया, तो मुझे भी पहले जैसे रोबोटिक हाथों से मार दिया जाएगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए मुझे लगभग रोजाना 15 घंटे तक तुझे टॉर्चर करना पड़ता है। ये 15 घंटे झेलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तेरे शरीर को रोज एक बार रीसेट करना पड़ता है, और फिर मेरी बारी आती है। क्योंकि इस जगह पर कोई सप्लाई नहीं मिलती, तो मुझे भी अपने आप को समय समय पर रीस्टार्ट करना पड़ता है, वरना मेरा शरीर पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। इतनी बातचीत तक आते आते मेरा शरीर पूरी तरह छलनी हो चुका था। कमरे में एक तीखी बदबू फैल गई थी। देखते ही देखते मैं इस टावर में लगभग 3 साल गुजार चुका था। मैं एक बड़ी शक्ति का पुनर्जन्म था, अपने आप को बहुत धैर्यवान समझता था। इन 3 सालों में हर पल भागने का मौका ढूंढता रहा, पर टावर तो दूर, इस मुख्य कमरे से भी एक कदम बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि इन 3 सालों में टावर में कोई हलचल ही नहीं हुई, ना कोई दंगा, ना कोई मुलाकात। यहाँ तक कि मैनेजमेंट के लोगों ने भी कभी हमसे संपर्क नहीं किया। कमरे का दरवाजा कभी खुला ही नहीं। ये तो सच में कोई सोल्यूशन ना निकलने वाली सिचुएशन थी। जैसे हमेशा होता है, स्क्रीन पर नंबर 56 से बढ़कर 90 के आसपास पहुंचा, तब डिंग बिंग आखिरकार रुका। बस, बहुत हो गया। सच बोलो तो भाई, तेरी दर्द ना महसूस करने की एबिलिटी सच में जबरदस्त है। तेरे जैसे टॉर्चर झेलने वाले लोग तो टावर में हर रोज मरने से बदतर हालत में जीते हैं, लेकिन मौत तो टॉर्चर झेलने वालों के लिए बस एक ख्वाब ही रह जाती है। आखिर टावर में लोगों को बार बार जिंदा किया जाता है, मरना चाहते हुए भी कभी चैन नहीं मिलता। पर तू अलग है, मुझे रोज इतनी मेहनत से तुझे टॉर्चर करना पड़ता है, कुत्ते की तरह थक जाता हूँ, और तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। भाई, मुझसे अब झेला नहीं जा रहा, मैं थोड़ी नींद ले लेता हूँ। वैसे पुराना नियम, अगर स्क्रीन पर नंबर 52% तक गिर गया और मैं ना उठूं, तो मुझे जरूर जगा देना। चिंता मत कर, तू आराम से सो, मैं स्क्रीन देख लूंगा। अच्छा भाई। इस तरह लगभग 3 घंटे बीत गए। मेरा पूरा शरीर घावों से भर चुका था, और मैं और झेल नहीं पाया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और मैं पूरी तरह होश खो बैठा। मेरे मरने के थोड़ी देर बाद कमरे में अचानक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। जिंदा किया गया व्यक्ति छिन शिए, जन्म 1999, 23 अगस्त, सुबह 9:13। इन 3 सालों की ऑब्जर्वेशन से मैंने एक पैटर्न समझ लिया था। हर बार जिंदा होने के बाद मुझे फिर से रोबोटिक बाहों से बांध लिया जाता था, लेकिन उनके रिएक्ट करने में थोड़ा वक्त लगता था। बीच में लगभग 1-2 मिनट का गैप मिलता, जिसमें मैं आज़ादी से हिल डुल सकता था। यही मेरे लिए इकलौता मौका था। रोबोटिक हाथों के हरकत में आने से पहले मैंने फौरन अपने शरीर के अलग अलग एक्यू पॉइंट्स दबाने शुरू किए। कुछ ही पलों में मेरी त्वचा अजीब तरीके से हिलने लगी, और लाल रंग की धुंध निकलने लगी। ये मेरी कल्टीवेशन दुनिया से सीखी हुई एक सीक्रेट टेक्निक थी, खून जगाने वाली विद्या, जिससे मेरिडियन पॉइंट्स के जरिए ब्लड एनर्जी जलाकर थोड़े ही वक्त में जबरदस्त ताकत हासिल की जा सकती है। इस टेक्निक के असर से मेरा पूरा शरीर ताकत से भर गया। ये कैसी हलचल है? तू क्या कर रहा है? मेरा इरादा था कि जब तक ब्लड एनर्जी खत्म ना हो, दूर जाकर हालात देख लूं, पर अभी हिला भी नहीं था कि गोल गेम जैसे हथियार लिए हुए गार्ड्स ने आगे पीछे से घेर लिया। अपनी तेज सेंसेस से मैंने साफ देखा कि ये गार्ड्स भागते वक्त सांस ही नहीं ले रहे थे, जैसे उन्हें सांस लेने की जरूरत ही नहीं। ये गार्ड्स इंसान नहीं थे। जिंदा किया गया व्यक्ति सरनेम शी, जन्म 1999, 23 फरवरी, रात 1:13। तू बाहर कैसे निकला? इस टावर के गार्ड्स में कुछ गड़बड़ है। तूने ये भी पहचान लिया? ये सीक्रेट तुझे पहले से पता था? ये कोई खास सीक्रेट तो नहीं? मैंने भी बस सुना है। इस जेल के गार्ड्स असल में इंसान नहीं है, बस दिखने में इंसानों जैसे लगते हैं, इसलिए हम सब उन्हें प्राइवेट में महान ग्रेट वंस कहते हैं। महान, उनके हाथों में जो हथियार है, जिससे लाल रोशनी निकलती है, वो तो पहचानता है। शायद फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। तो 1999 में पैदा हुआ था, और मैं 2035 में। हमारे जन्म के साल में इतना बड़ा फर्क नहीं है, तो अगर वो हथियार तुझे नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता होगा। मैंने अंदाजा लगाया, बस उस लाल रोशनी की स्पीड और पावर देखकर मुझे कम से कम जिंदान लेवल की पावर चाहिए होगी इसका मुकाबला करने के लिए। पर यहाँ तो मैं लगभग रोज मरता हूँ। मरने के बाद मेरी कल्टीवेशन पावर भी खत्म हो जाती है, तो प्रैक्टिस करने का कोई चांस ही नहीं बनता। भागना संभव नहीं, आगे बढ़ना भी मुश्किल, बस एक थकावट सी महसूस हुई।
तुझे पता है तू इस जेल में कितने वक्त से है? नियम के हिसाब से इस जेल में हर 10 से 20 साल में रोटेशन होता है, तो मैं एवरेज 15 साल से हिसाब लगाता हूँ। जब से मैं जिंदा हुआ हूँ मुझे शायद कुल 6 बार टॉर्चर झेलना पड़ा है, और मैंने दूसरों को टॉर्चर किया तुझे छोड़कर कुल 5 बार। ये सब मिलाकर कुल 11 बार, यानी लगभग 165 साल। तो इन 165 सालों में तूने किसी को जिंदा टावर से बाहर निकलते देखा है? नहीं। और सच पूछे तो बाहर निकलने की बात तो दूर, थियोरेटिकली भी किसी ने कभी कोई प्लान नहीं सुझाया। मैं टावर में 11 राउंड से हूँ, यानी मैं 11 सेलमेट से मिल चुका हूँ, और उन सेलमेट्स ने भी अनगिनत लोगों से मिला होगा। इतने सारे लोग सब यही चाहते होंगे कि टावर से भाग निकलें, पर इस सवाल पर मैंने अनगिनत बार दूसरों से डिस्कस किया, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। मुझे तो लगता है सिर्फ टावर बंद कैदियों के भरोसे भागना पॉसिबल ही नहीं। भागने के लिए बाहर के इंसानों का साथ जरूरी है। मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं लगती। आखिर तूने खुद बताया कि कोई 2000 साल से ज्यादा वक्त से यहाँ है, तो अगर बाहर सच में इंसान होते तो इतने लंबे वक्त तक कोई हरकत ना होना अजीब लगता है। सच बात है, टावर के बाकी लोग भी यही सोचते हैं। सबको लगता है बाहर के इंसान शायद खत्म ही हो गए होंगे, जैसे जंग की वजह से धरती का एनवायरनमेंट रहने लायक ना बचा हो। भले ही पुनर्जीवन विद्या हो, इंसान फिर भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इस टावर में रहना सच में बहुत मुश्किल है, खासकर जब पता हो कि भागना पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा है कि अपना दिमाग मिटा दूं। सिंपल शब्दों में कहूं तो ब्रेन डेड होकर वेजिटेबल जैसा बन जाऊं। इस तरह चाहे मुझे यहाँ सैकड़ों या हजारों साल भी रहना पड़े, वक्त तो पल भर जैसा गुजर जाएगा। तू अपना दिमाग कैसे मिटाएगा? इसे तू मेंटल पावर समझ सकता है। मेरी मेंटल पावर जन्म से ही आम लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए मैं आसानी से अपनी सारी सेंसेस बंद कर सकता हूँ, दर्द महसूस ही नहीं होने देता, और मैं जानबूझकर अपना दिमाग मिटा भी सकता हूँ, ब्रेन डेड बन सकता हूँ। बेशक ये रिवर्सिबल है, तो प्रैक्टिकली ये सुइसाइड ही है। पर प्रॉब्लम क्या है, जब पुनर्जीवन विद्या मौजूद है ही तो चाहे मैं ब्रेन डेड हो जाऊं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एबिलिटी तेरी जन्म से है तो इसका मतलब मैं ये सीख ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने ये एबिलिटी तुझे कभी नहीं दी। ये नहीं कि मैं देना नहीं चाहता, सच में कोई तरीका ही नहीं है। मुझे डर है कि अगर मैं ब्रेन डेड हो गया और उस वक्त टावर जेल में कोई अचानक बदलाव आया, जैसे बाहर के इंसान हमें बचाने आ जाए, तो उस मौके पर भागने के लिए तुझे याद रखना है कि मुझे मार देना। इससे मैं मरकर दोबारा जिंदा हो जाऊंगा और होश वापस आ जाएगा। बाहर वालों के बचाने का इंतजार करने से तो अच्छा है हम दुआ करें कि धरती जल्दी उड़ जाए, तो हमें भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मौका सिर्फ बाहर वालों के बचाने से ही नहीं आ सकता। टावर जेल के अंदर भी कोई घटना हो सकती है, या फिर कोई अर्थक्वेक जैसी नेचुरल डिजास्टर आ जाए और टावर तबाह हो जाए। भले ही चांस बहुत कम है, पर क्या पता। फिर बदले में अगर कभी फ्यूचर में हम इस टावर से भाग निकले, तो मैं तुझे कल्टीवेशन का तरीका सिखाऊंगा, ताकि तू भी इमॉर्टल बन सके। वो जो आसमान में उड़ सकते हैं, जमीन में समा सकते हैं। तू जिंदा होने से पहले असल में करता क्या था? ठीक है, मैं प्रॉमिस करता, जैसे ही टावर में कोई घटना हो मैं सबसे पहले तुझे मार दूंगा। पर तू भी अपना प्रॉमिस मत भूलना। अगर मैं जबरदस्ती से इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो सिर्फ सोल बिखर जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रेन डेड हो जाऊंगा। पर यह बुरी बात टावर में टॉर्चर से बचने का जरिया बन गई है। डैंग बिंग की नजरों के सामने अपनी सोल को चुपके से हटाते हुए मैं अचानक सर झुकाकर बेहोश हो गया। सच में बहुत थक गया था। अरे उठ उठ, क्या खत्म? हमारा वक्त पूरा हो गया। अब अगला राउंड शुरू होने वाला है। अगला राउंड मतलब अब मेरी बारी तुझे टॉर्चर करने की? नहीं, टॉर्चर नहीं। अगले राउंड में टावर तुझे किसी और को टॉर्चर करने भेज देगा, और मुझे किसी दूसरे कमरे में टॉर्चर झेलने भेज दिया जाएगा। भाई ज्यादातर लोग मेंटल स्टेट तो रीसेट होती है, पर लंबे वक्त तक बंद रहने से दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है, खासकर जो सैकड़ों साल से बंद है। वैसे भी हालात बहुत टेंस है। अगर मैं टॉर्चर करने वाला बनूं तो ठीक है, पर प्रॉब्लम यह है कि अगले राउंड में मुझे ही टॉर्चर झेलना है। एक बात है जो मैं हमेशा से पूछना चाहता था। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो उन्हें घुमा फिरा कर मेरे रिश्तेदारों दोस्तों के बारे में पूछा था। अगर मैं बता देता तो क्या होता? बेशक इनाम मिलता। हर राउंड में टावर कैदियों को थोड़ा फ्री टाइम देता है, ताकि वो टावर में पहले कभी ना आए किसी को जिंदा करे। अगर सफल हो गए तो इनाम मिलता है, जैसे इस राउंड में 1-2 साल ज़्यादा रुकने की छूट, या खाना पानी, या फिर सीधे तेरे कमरे में एक लड़की भी भेज सकते हैं। सोच, तो दशकों से खाया पिया नहीं है, अचानक अगर एक घूंट भी मिल जाए तो? आखिरी वक्त तक हम बीच बीच में इधर उधर की बातें करते रहे। जल्दी ही काउंटडाउन के बस आखिरी 30 मिनट बचे। डेंग बिंग, जो अब तक अपनी हिम्मत बनाए हुए था, आखिरकार टूट गया। भाई सच में अब और नहीं झेला जाता। 20 साल। अगले राउंड में मुझे लगभग 20 साल टॉर्चर झेलना है। मैं सच में मरना चाहता हूँ, सपने में भी यही सोचता हूँ। सच बता भाई, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, तुझे लगता है तू कभी इस टावर से भाग सकता है? शायद निकल सकूं? तो तू जरूर याद रखना, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, याद रखना, मेरा नाम डेंग बिंग है। बिंग वो जो पिंग पोंग के बिंग जैसा। जन्म 2035, 1 अगस्त, सुबह 9:13। अगर तू कभी सच में यहाँ से निकल गया तो प्लीज़ ज़रूर मुझे जिंदा कर दे। मैं तेरा गुलाम बनने से भी नहीं हिचकूंगा, हमेशा के लिए भी। जल्दी ही काउंटडाउन 0 हो गया। कमरे का टेम्परेचर अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। हमारी त्वचा से पसीना छूटा, और फिर वही पसीना जल गया।
यहाँ तक कि पूरी तरह आग लग गई। जन्म 1999, 23 फरवरी, रात 1:13। उसी जानी पहचानी इलेक्ट्रॉनिक आवाज के साथ मुझे फिर से होश आया। इधर उधर देखा तो डेंग बिंग का कहीं नामो निशान नहीं था। स्क्रीन पर काउंटडाउन अब एक लंबी सी लिस्ट में बदल चुका था। बाईं तरफ इंसानों के सारे सरनेम्स, दाईं तरफ जन्म साल। साफ था, वो चाहता था मैं सारे नाम आजमाऊ तरीके से लोगों को जिंदा करूं। मेरा किसी को जिंदा करने का कोई इरादा न था, तो मैंने कोई हरकत नहीं की। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, स्क्रीन अचानक बंद हो गई। कमरे में फिर वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। जिंदा किया गया व्यक्ति ली शिंग, जन्म 1980, 13 अगस्त, रात 9:00। जन्म स्थान एशिया, चीनी। इस बार ज्योमेट्रिक आकृति में कोई जिंदा नहीं हुआ। ही चेंगनिंग ने मुझे नजरअंदाज करते हुए बार बार ली शिव का नाम और जन्म साल दोहराया। 39, 8, 14, 20। मुझे डर था कि तू वो नंबर्स मिटा देगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी याद कर रहा था। पर मैंने तो वैसा कुछ किया ही नहीं जैसा तूने कहा। इसका मतलब तू अभी हाल ही में टावर आया है। तेरी मेंटल स्टेट अभी भी काफ़ी हेल्दी है। ये मुझे तेरी बात करने के तरीके, आवाज़, हाव भाव से साफ पता चल गया। तो तू ये नंबर्स याद करके क्या करेगा? बस एक आदत समझ ले। मुझे जन्म से ही नंबर्स को लेकर एक खास सेंस है। जो टॉर्चर होता है तो वक्त जल्दी बीते, इसके लिए मैं नंबर्स गिनने का तरीका यूज़ करता हूँ ताकि ध्यान भटके। सच में सिर्फ एक आदत है। अगर मैं तुझे टॉर्चर नहीं करूंगा तो वो रोबोटिक हाथ तुझे मार डाले। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस जम पर बने नंबर्स को देखता रहा, उसका राज समझने की कोशिश करता रहा। मेरा ये उदासीन रवैया देखकर ली शिव कंफ्यूज हो गया। ली शिव की नजरों के सामने अनगिनत रोबोटिक हाथों ने मुझे जमीन पर पटक दिया। फौरन बिजली छोड़ी। बिजली भले ही तेज नहीं थी, पर मरने से पहले तक इंसान को खूब तड़पाती है। ली शिव को लगा मैं चिल्लाऊंगा, माफी मांगूंगा, पर उसे हैरानी हुई। मेरे चेहरे पर आखिर तक कोई हाव भाव नहीं आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मरते दम तक मैंने एक भी आह तक नहीं भरी, माथे पर बल तक नहीं पड़ा। बिजली लगने से स्क्रीन पर नंबर 49% से बढ़कर 70% हो गया। सिंथेसाइज्ड वॉइस, जिंदा किया गया व्यक्ति, जन्म 1999, 23 फरवरी, रात 1:13। दर्द महसूस नहीं होता क्या? ये कैसे किया? तूने पहले जो नंबर्स की सीरीज लिखी थी उसका क्या मतलब था? शुरू में मुझे डर था कि तेरी वो हेल्दी मेंटल स्टेट बनावटी हो, इसलिए मैंने तुझसे पूरी तरह खुलकर बात नहीं की थी। पर अब मुझे यकीन हो गया, तेरे दिमाग में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे बात करने का तरीका हो या फिर दर्द ना महसूस करने की एबिलिटी, ये सब यही साबित करता है। तो मैं तेरे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। पता नहीं तूने अंदाजा लगाया या नहीं, असल में मैंने जो वो नंबर्स लिखे थे वो मेरे टावर जेल में आने का एग्जैक्ट टाइम था, सेकंड तक एक्यूरेट। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकला। तूने पहले कुल 6 ग्रुप्स के नंबर्स लिखे थे। अगर वो टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये नंबर्स साल, महीना, दिन, घंटा, मिनट और सेकंड के हिसाब से होंगे। बिल्कुल सही। मैंने जो पैटर्न निकाला है उसके हिसाब से टावर जेल में हर राउंड और उसका इंटरवल हमेशा बदलता रहता है। या यूं कहें, ये टाइम लेंथ हमेशा 20 साल तक के बीच बदलता रहता है। और ये सिर्फ 11, 12, 19 या 20 साल ही हो सकता है, पर कभी 11 साल 3 महीने जैसा नहीं हो सकता। समझ आया? समझ आया? आगे बता। इन कंडीशंस के साथ अगली राउंड के शुरू होने का टाइम निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने अभी जो नंबर्स लिखे, 39, 8, 15, 14, 22, 50, तो उसका मतलब है हमारा ये राउंड शुरू हुआ था साल 39, 15 अगस्त, दोपहर 2:22 50 पर। मान लो हमारे इस राउंड का इंटरवल 15 साल है, तो अगले राउंड के शुरू होने का टाइम निकालना आसान हो जाता है। यानी साल 54, 15 अगस्त, दोपहर 2:22 50। तो तू इतनी मेहनत से राउंड का टाइम निकाल कर क्या करेगा? अगर मैं कहूं कि मैं इस टाइम के सहारे टावर जेल से भाग सकता हूं, तो तू यकीन करेगा? तू कैसे भागने का सोच रहा है? मैंने ध्यान से उसे देखा, ये जानने की कोशिश की कि उसके पास क्या सहारा है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं तो बस एक आम इंसान हूं। अगर कुछ खास कहना हो तो शायद मेरा दिमाग आम लोगों से थोड़ा तेज है। तुझे दर्द महसूस क्यों नहीं होता? जन्म से है या फिर कोई खास तरीका इस्तेमाल किया? तू चिंता मत कर, तू मुझे जो भी बताएगा उनकी मैनेजमेंट तक कभी नहीं पहुंचेगा। मतलब क्या? इस जेल के जो महान गार्ड्स हैं उनके बारे में सुना है? सुना है तो क्या? महान और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि उनमें इमोशंस नहीं होती। इसके अलावा वो जो भी करते हैं पहले से तय रूल्स के मुताबिक ही करते हैं, बिल्कुल रोबोट्स की तरह। एग्जाम्पल दूं, अगर हमारे इस कमरे के बाहर से कोई महान गुजरे और हमारी बातचीत सुन ले, यहाँ तक कि सुन ले कि हम भागने का प्लान बना रहे हैं, तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि टावर के रूल्स में ऐसी सिचुएशन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखा ही नहीं गया। समझ गया? तो तेरे हिसाब से टावर के महान दरअसल मशीन्स के ग्रुप जैसे ही हैं? असल में असली लिविंग बींग्स हैं, या यूं कहें असली बायोलॉजिकल क्रीचर्स। पहले बहुत लोगों को लगता था महान रोबोट्स हैं, पर बाद में किसी ने एक्सीडेंटली एक महान पकड़कर उसका डिसेक्ट किया, तो पता चला कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों जैसी ही है। सिमिलैरिटी लगभग 99.9%। सिर्फ ब्रेन में थोड़ा फर्क है। मैंने 1 साल तक ली शिव के साथ इधर उधर की बातचीत की, इनडायरेक्टली पूछता रहा कि वो कैसे भागने का प्लान बनाता है, पर वो अभी तक पूरी तरह मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था। वक्त बहुत था तो जल्दबाजी नहीं की। उसकी कोई भी हरकत मुझे तुरंत पता चल जाती। हम दोनों को सेलमेट बने लगभग 1 साल हो गया था। इस राउंड में मैं टॉर्चर करने की जिम्मेदारी में था, पर मैंने कभी उसे खुद से टॉर्चर नहीं किया।
ये कोई भलमन चाहत नहीं थी, बस टास्क पूरा करना जरूरी था। रोज 15 घंटे से ज्यादा उसे टॉर्चर करना 996 से भी ज्यादा थकाऊ। खैर दर्द तो महसूस होता नहीं, तो नंबर मेंटेन रखने के लिए मैं खुद रोबोटिक हाथों से मरना ही प्रेफर करता। इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। ली शू इसके लिए बहुत ग्रेटफुल था। 1 साल साथ रहने के बाद आखिरकार उसने पूरी तरह भरोसा कर लिया और अपना प्लान बताया। तूने स्पेस स्टेशन के बारे में सुना है? स्पेस स्टेशन यानी बाहरी अंतरिक्ष में उड़ने वाला वो स्पेसक्राफ्ट। हाँ, पर जो स्पेस स्टेशन मैं बता रहा हूँ वो तेरे सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो टावर जेल से भाग निकले हैं। तो तू स्पेस स्टेशन जाना चाहता है? कैसे भागोगे? खुदकुशी करके, फिर वहां जिंदा होकर। बिल्कुल सही। आखिर हम टावर जेल में बंद हैं। अगर बंद ना भी हों तो भी हम बाहरी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे सिंपल और डायरेक्ट तरीका यही है, सुसाइड करके फिर स्पेस स्टेशन वालों के जिंदा करने का इंतजार करना। तो असल में ये भागना नहीं, बल्कि स्पेस स्टेशन और टावर जेल के बीच हमें जीतने की एक होड़ है। समझ गया। पर प्रॉब्लम यह है कि टावर जेल का इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर हमारे मरते ही सबसे पहले हमें जिंदा कर देगा, जबकि स्पेस स्टेशन वालों को नहीं पता हम कब मरेंगे। अगर कोई हमारा नाम और जन्म तारीख 24 घंटे लगातार बोलता रहे तो हमें जिंदा किया जा सकता है, पर ऐसा करना बहुत कॉस्टली है। आखिर पूरी धरती पर सिर्फ हम वही नहीं हैं, पास से लेकर अब तक के सारे इंसान मिलाकर कम से कम कई सौ अरब तो होंगे। तू बिल्कुल सही कह रहा है। स्पेस स्टेशन का रिजरेक्शन फैक्ट्री हर एक इंसान का पूरी तरह ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए वो बस बारी बारी से भाग्य आजमाने का तरीका अपनाते हैं। ज्यादा स्पेसिफिक बताऊं, स्पेस स्टेशन एक छोटा ग्रुप रखता है जो 1900 की 1 जनवरी आधी रात से शुरू करके 100 सरनेम्स के ऑर्डर में मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश करता है। तरीका लगभग टावर जेल वाले सारे नाम आजमाओ जैसा ही है। फिर जब स्पेस स्टेशन ठीक तेरे नाम पर पहुंचे और उसी पल तू टावर जेल में मर जाए तो तेरे स्पेस स्टेशन में जिंदा होने का चांस बनता है। बस चांस बहुत बहुत कम है। हर बार मरने पर स्पेस स्टेशन में जिंदा होने का चांस लगभग 1 लाख में से 1 होता है। इतना कम चांस होने की वजह से बदकिस्मत लोग टावर जेल में 1000 साल भी रह जाएं फिर भी शायद कभी स्पेस स्टेशन ना जा पाए। जब चांस सिर्फ 1 लाख में 1 है तो नॉर्मल मौत से वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो तेरा प्लान क्या है? मैंने अभी कहा, स्पेस स्टेशन का रिजरेक्शन एक ऑर्डर में होता है। वो 1900 के पहले मिनट से शुरू करके 100 सरनेम्स के ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। तो हमें बस इतना करना है, जब हमारा नाम आने वाला हो ठीक उसी वक्त खुदकुशी कर लें तो हम 100% स्पेस स्टेशन में जिंदा हो जाएंगे। टाइम को मैच करना, तेरा ये तरीका ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता। टाइम मैच करने के लिए तुझे पता होना चाहिए स्पेस स्टेशन कब लोगों को जिंदा करना शुरू करता है। पर तुझे ये कैसे पता होगा? अरे ये तो सिंपल है। तुझे लगा 1 साल पहले जिंदा होने पर मैं वहाँ टाइम याद करने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? तभी से मैं स्पेस स्टेशन जाने का प्लान बनाऊँ। मेरे जिंदा होने का एग्जैक्ट टाइम था साल 39, 15 अगस्त, दोपहर 2:22 50। उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन हर 36 मिनट में 1% घटता है, तो आसानी से हिसाब लगाया जा सकता है 70 से 100%, मतलब पूरे 50%, यानी 12 घंटे बिल्कुल एग्जैक्ट। वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन हमारी क्लॉक जैसी है, बस उसे देखकर करंट एग्जैक्ट टाइम निकाला जा सकता है। पर रिजेक्शन मशीन से नहीं होता। तूने खुद कहा ये मैनुअली होता है, तो टाइम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। कोई तेज बोलता है, कोई धीमे, तो तू कैसे गारंटी करेगा कि मरते वक्त सामने वाला ठीक तेरा नाम ही बोल रहा हो? मैनुअल ऑपरेशन में एरर होना नॉर्मल है, ये सच में एक प्रॉब्लम है, पर स्पेस स्टेशन फालतू लोग नहीं रखता। उनका रूल है कि रिजरेक्शन वाले को हर मिनट एग्जैक्टली 10 नाम और जन्म साल बोलने ही पड़ते हैं, ना कम ना ज़्यादा। इससे एरर तो होता है पर एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाता है। स्पेस स्टेशन में कुल 1080 लोग हैं, 2 शिफ्ट्स में रोटेट करते हैं। 100 सरनेम्स के 504 कैटेगरीज हैं। प्रति व्यक्ति प्रति मिनट 10 नाम की स्पीड से 1900 से 2133 तक पहुंचने में लगभग 2.33 साल लगेंगे, यानी 2 साल 4 महीने। ये ज़्यादा लंबा नहीं है। भले ही एरर की वजह से इस बार सक्सेसफुल ना हो, बस फिर 2 साल 4 महीने और वेट करना होगा अगले चांस के लिए। कमाल है। अच्छा, ये बता, स्पेस स्टेशन सिर्फ 1900 से 2133 के बीच पैदा हुए लोगों को ही क्यों जिंदा करता है? क्या स्टाफ कम है इसलिए? ये भी एक छोटा रीज़न है, पर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 1900 से पहले पैदा हुए लोगों की एजुकेशन लेवल जनरली कम होती है। हाई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। उन्हें स्पेस स्टेशन में जिंदा करना रिस्की हो सकता है। ठीक है, आखिरी सवाल, और ये तेरे प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट भी है। 100 सरनेम्स का ऑर्डर तुझे याद है क्या? तेरा सरनेम ली झाओ चियान सन ली चौथे नंबर पर है, पर मेरा सरनेम शी है, वो किस नंबर पर है? अगर ऑर्डर में पीछे हो तो मुझे ठीक ठीक याद नहीं रहता, पर शी, कॉम काओ, यान, हुआ, जिनवेई, ताओजियांग, फिर आता है कि, शी, जो, यू। अगर मुझे सही याद है तो तेरा सरनेम 34th पोजीशन पर है। समझ गया। 100 सरनेम्स का ऑर्डर पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का टाइमर पैटर्न पता चल गया, स्पेस स्टेशन के हर राउंड के रिजरेक्शन में लगने वाला टाइम भी पता है, और मेरे जिंदा होने का एग्जैक्ट टाइम पॉइंट भी है। ये सब मिलाकर कैलकुलेट करूं तो पता चल जाएगा स्पेस स्टेशन कब हमारा नाम बोलेगा। थियोरेटिकली तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल है, पर तेरा ये तरीका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है।
हमारे पास तो सिर्फ एक कैलकुलेटर और पेपर है। डायरेक्ट मैनुअली कैलकुलेट करके गलती नहीं होगी। अभी एग्जैक्ट टाइम है साल 6/4/0 17 सितंबर दोपहर 1:00 50 और मेरा जिंदा होने का टाइम था साल 40 31 दिसंबर रात 1:01 एरर सेकंड तक एक्यूरेट नहीं हो सकता। बात रही तेरी, तो तेरा नाम बोला जाएगा साल 41 15 फरवरी रात 1:06 पर। सेम यहाँ। वो सच में इम्प्रेस था जो मैंने सिखाया। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से टाइम निकालने का तरीका तो सीख गया। हाँ, पढ़ाई के वक्त मेरा मैथ्स अच्छा था, ये कैलकुलेशन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आखिरी बात याद रखना, स्पेस स्टेशन में शायद टावर जेल द्वारा खरीदे हुए लोग भी हों, यानी मोल। टावर जेल का इनाम पाने के लिए मोल तो जैसे किसी फील्ड में बहुत बेहतरीन इंसान को मार डालने की पूरी कोशिश करेगा, और मोल के अलावा स्पेस स्टेशन में और भी बहुत सारे बुरे लोग हैं। तो जब तू वहां पहुंचे तो हमेशा लो प्रोफाइल रहना। बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए। 1 2 3 जल्दी मुझे मार दो। जिंदा किया गया व्यक्ति लिश्यू, जन्म 1980 13 मार्च रात 9 बजे। जल्दी फिर से मुझे मार दो। क्या ये तरीका काम नहीं कर रहा? जल्दी फिर से मुझे मार दो, मुझे मार दो। ही चेंजिंग ने लगातार 2 दिन तक लिश्यू की जानकारी बार बार बोली, पर चाहे कितनी बार भी दोहराए वो कभी वापस नहीं आया। मुझे यकीन हो गया कि वो सक्सेसफुली भाग निकला। ये तरीका काम करता है, बिल्कुल जैसा ली श्यू ने कहा था। महान समझदारी से काम नहीं लेते। उसके जाने के बाद मुझे कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिली, सब पहले जैसा ही चलता रहा। जिंदा किया गया व्यक्ति सरनेम शी, जन्म 1999 23 अगस्त रात 1:13। इस बार आखिरकार मैं सक्सेसफुल हुआ। मेरी सोल जैसे किसी हजार धागों से खिंचती हुई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। इस दौरान मैंने इस पूरी जेल का पूरा नज़ारा साफ देखा। ये सच में अपने नाम जैसी ही थी। कई सौ मंजिलों वाला एक टावर, हर मंजिल पर हजारों कमरे बंटे हुए थे, और अंदर के लोग विकृत होकर अनगिनत दर्द झेल रहे थे। मोटे तौर पर कमरे लाखों में थे। जैसे जैसे मेरी सोल पर उठती गई और उसे छोड़कर धरती को नीचे से देखा, तो मुझे इस पूरी सच्चाई की भयावहता दिखी। जहां तक नजर जाती, जमीन पर घनी अनगिनत ऐसी ही ऊंची इमारतें फैली हुई थीं। इनकी तादाद इतनी थी कि पूरी इंसानियत को इनमें बंद किया जा सके। मेरा नाम शी शेंजिंग है। लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार मैं अस्थायी तौर पर उस नर्क से भाग निकला। मुझे मत छूना, दूर हट, तुम सब शैतान। शांत हो जा, शांत हो जा, तू अब उस जेल में नहीं है, सब खत्म हो गया। नमस्ते, स्वर्गीय महल स्पेस स्टेशन में तेरा स्वागत है। मैं तेरा रिसीविंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, योंगसी। क्या ये तेरा पहली बार जिंदा होना है? अभी 21वीं या 22वीं सेंचुरी नहीं है, ये 4000 साल बाद का वक्त है। आज है ईस्वी सन 6141 15 फरवरी में। ये पहली बार नहीं है जब मैं स्पेस स्टेशन में जिंदा हुआ। स्पेस स्टेशन आने से पहले मैं टावर जेल में कुछ वक्त रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? तू टावर में रहा और फिर भी इतना इमोशनली स्टेबल है? तुझे देखकर तो लगता ही नहीं तूने कोई टॉर्चर झेला हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि टावर में जिंदा होने के थोड़े ही वक्त बाद तुझे स्पेस स्टेशन में जिंदा कर लिया गया? मुझे यकीन से नहीं पता, पर मैं टावर में लगभग 20 साल रहा। क्या ये लंबा वक्त है? 20 साल? तू टावर में एक पूरा राउंड गुजार चुका है, फिर भी इतना नॉर्मल दिख रहा है। मैं स्पेस स्टेशन में 2 साल से ज्यादा वक्त से साइकोलॉजिस्ट हूँ। टावर से आए बहुत सारे लोग देखे हैं, उनमें लगभग 9 में से 9 को धीरे धीरे ठीक होने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। पर तुझे लगता नहीं वो जरूरत है? सच्चाई वेरीफाई करने के लिए उसने मुझसे टावर के बारे में कई डिटेल्स पूछे। मैंने सबका सही सही जवाब दिया, जिससे साबित हो गया कि मैं सच में लंबे वक्त तक टावर में रहा था। तेरी मेंटल स्ट्रेंथ सच में ज़बरदस्त है। स्पेस स्टेशन के रूल्स के हिसाब से तेरे जैसे लोगों को स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स? अच्छा, स्पेस स्टेशन में जिंदा किए गए हर इंसान का पहले साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है। जितना ज़्यादा स्कोर, उतना बेहतर जॉब मिलता है। इसके उलट, अगर स्कोर बहुत कम हो तो स्पेस स्टेशन उसे कुछ वक्त के लिए बंद करके ऑब्जर्व करता है। तेरी अभी की मेंटल स्टेट के हिसाब से मैंने तुझे एस ग्रेड दिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एस सबसे हाई ग्रेड है, बिल्कुल। एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। इससे पहले तुझे एक बात बता दूं, इंसान का एक ही नाम होना जरूरी नहीं। जैसे मान लो तेरा जन्म नाम श्याओ होंग था और बाद में तूने नाम बदलकर श्याओ बाई रख लिया, तो दोनों ही तेरा नाम माने जाएंगे। चाहे टावर हो या स्पेस स्टेशन, चाहे कोई सा भी नाम बोला जाए, पुनर्जीवन विद्या काम करेगी। तो चाहे तू फेक नाम या नंबर भी दे, वो अपने आप तेरे असली नाम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा तू सीधा असली नाम बता। जब बात यहाँ तक आ गई है, तो मैं भला फेक नाम क्यों यूज करूंगा? मेरा पूरा नाम है शीशेन। शीशेन है ना? कोई स्पेशल स्किल है? जिंदा होने से पहले क्या काम करता था? शायद मैं 3 जन्मों से इंसान रहा हूँ, लगभग 1000 साल जिया हूँ, पर धरती पर मुश्किल से 24 साल ही रहा। 24 साल की उम्र में कॉलेज खत्म करते ही कल्टीवेशन दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया था। तो धरती पर मैंने कोई प्रॉपर जॉब किया ही नहीं। कल्टीवेशन वर्ल्ड की बात करूं तो उन्हें ये कैसे बताऊं कि मैं कल्टीवेटर हूं? जिंदा होने से पहले मैं हर्बल कल्टीवेशन से जुड़ा काम करता था। अलग अलग पौधों और जड़ी बूटियों के गुण मुझे अच्छे से पता है। तुझे प्लांटिंग आती है? तो मैं फाइल में प्लांटिंग लिख दूं।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसने चेतावनी दी। स्पेस स्टेशन में प्लांटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुझे काम आया ही नहीं तो बाद में बदलना बड़ी झंझट होगी। लिख दो। मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में लिंग जी हर्ब उगाने में सबसे एक्सपर्ट था। लगभग 1000 साल तक इस आर्ट का अभ्यास किया, इसलिए ये काम मैं आसानी से कर सकता था। स्वर्गीय महल स्पेस स्टेशन पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से मेरे जैसे नए लोगों को 4 स्क्वायर मीटर से भी छोटे कैप्सूल कमरे में रहना पड़ता था। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे मेटल क्यूब्स में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नीचे कैंटीन, पब्लिक टॉयलेट और बेदिंग एरिया थे। ठीक है, मैंने तेरी फिंगरप्रिंट सिस्टम में डाल दी है। स्पेस स्टेशन में रोज का खर्च पॉइंट्स से चलता है। कुछ भी करो, पॉइंट्स खर्च होते हैं। खाना, पानी पीना, नहाना, टॉयलेट जाना। टॉयलेट जाने में भी इतना बड़ा डील है? तुझे क्या लगता है निकला हुआ यूरिन वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग सिस्टम से गुजार कर प्योर वाटर में बदला जाता है? इसमें रिसोर्सेज खर्च होते हैं। यहाँ तक कि तेरी सांस लेने में भी रिसोर्सेज खर्च होते हैं। स्पेस में CO2, यहाँ तक कि मीथेन भी प्रोसेस करना पड़ता है। इस सबको मेंटेन करना पड़ता है। आखिर ये बाहरी स्पेस है, तो चाहे तो कुछ भी ना खाए पिए, कुछ ना करे, फिर भी पॉइंट्स धीरे धीरे कटते रहेंगे जब तक जीरो नहीं हो जाते। और अगर पॉइंट जीरो हो गए तो क्या होगा? तुझे एग्जाइल कर दिया जाएगा, मतलब तुझे फोर्सफुली डिलीट करके भेज दिया जाएगा। और फिर कोई मेरेकल नहीं हुआ तो जल्द ही तू टावर जेल में जिंदा हो जाएगा। फिर वहां से वापस आने के लिए प्योर लक चाहिए होगा। अगर लक अच्छा हो तो कुछ दशक, बुरा हो तो सैकड़ों हजारों साल। पर तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। स्पेस स्टेशन हर एक इंसान को मैक्सिमम 10,000 पॉइंट्स तक ओवरड्राफ्ट करने का है, बतौर बफर। बस टाइम पर इंटरेस्ट सहित चुका देनी चाहिए, बस इतना ही। वैसे रोज का खर्च बहुत कम होता है। आम आदमी एक दिन काम करके जितने पॉइंट्स कमाता है उससे कम 5 दिन का खर्च निकल आता है। थोड़ी अच्छी पोस्टिंग पर हो तो एक दिन के काम से 10 दिन से ज्यादा का खर्च निकल आता है। इतनी अच्छी सुविधा है, पर रास्ते में जितने लोग से मिला सब जान तोड़ मेहनत ही करते दिखे, कोई भी आराम करते नहीं दिखा। वो इसलिए क्योंकि पॉइंट सिर्फ डेली एक्सपेंस के लिए नहीं बल्कि खुद को जिंदा करवाने के काम भी आते हैं। मान लो तूने लगभग 1 लाख पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, तो मरते वक्त स्पेस स्टेशन हर सेकंड एक पॉइंट खर्च करके दिन रात लगातार तेरा नाम बोलते हुए तुझे रेजरेक्ट करने की कोशिश करेगा, जब तक तू जिंदा ना हो जाए या पॉइंट्स खत्म ना हो जाए। सीधे शब्दों में कहूँ, मरते वक्त जितने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे थे, स्पेस स्टेशन द्वारा जिंदा होने का चांस उतना ही ज्यादा। इसलिए यहाँ के लोग जान लड़ाकर मेहनत करते हैं, भले ही कोई जबरदस्ती ना करे। आखिर टावर जेल की वो टॉर्चर कोई भी झेल नहीं सकता। समझ गया, समझ गया। बताने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो बस तुझे देखकर लगा कि तू ठीक ठाक अच्छा दिखता है और तेरा कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग है, इसलिए इतना बता दिया। अगर तुझे भी अच्छा लगे तो मुझे कांटेक्ट करना। मैंने तुझे ऑलरेडी पर्सनल टर्मिनल पर फ्रेंड ऐड कर लिया है। स्पेस स्टेशन की लड़कियां इतनी ओपन होती हैं या फिर मैं ही पुराने ज़माने का रह गया हूँ? मैं एक बड़ी शक्ति का पुनर्जन्म था। कल्टीवेशन दुनिया में तरह तरह की औरतें देख चुका था। खुद से आगे आने वालों में कमी नहीं थी, तो मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। मेरी सिर्फ ये चाहत थी कि जल्दी से एनवायरनमेंट समझूं और फिर से कल्टीवेशन के रास्ते पर वापस आने का मौका ढूंढूं। ताकत होगी तभी बात मनवा पाऊंगा। यही मेन फाउंडेशन है। कल्टीवेशन के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां स्पिरिचुअल एनर्जी भरपूर हो, ताकि फॉर्मेशन सेटअप की जा सके। पर स्पेस स्टेशन में स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग नगण्य थी, इग्नोर ही करनी होगी, तो फॉर्मेशन बनाना पॉसिबल नहीं। इस एनवायरन में मुझे बस दो ही तरीके नजर आए कल्टीवेशन के। पहला, प्लांटिंग किए हुए फूल पौधों में से मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढकर उनसे पिल बनाना। पर ब्रेक थ्रू के लिए फर्नेस और फ्लेम कहाँ मिलेगी यहाँ पता नहीं। जीवित इंसान को कॉर्डन बनाकर बड़ी पिल बनाना, पर बिना सोचे भी पता है स्पेस स्टेशन के अंदर हर जगह सर्वेलेंस होगी, बाहर निकलते ही पकड़ा जाऊंगा। इस रास्ते के लिए पहले मैनेजमेंट की परमिशन चाहिए। ये रास्ता मुश्किल नहीं पर रिस्की है। अगले दिन जल्दी उठकर यांगसी के साथ मैं बेस के हरित निवास गया। रूल्स के मुताबिक नए लोगों को स्पेस स्टेशन में एक रिसेप्शनिस्ट दी जाती है जो उनके रहने सहने में हेल्प करती है, और वो लंबे वक्त तक नहीं, यांगसी ही मेरी रिसेप्शनिस्ट थी। तूने रात को क्या किया? इतने सारे मैसेजेस भेजे, रिप्लाई क्यों नहीं दिया? आगे शायद मैं बहुत बिजी रहूंगा, डेट पर जाने का मन ही है। बनावटी कर रहा है ना? तो जैसा इंसान मैंने बहुत देखा है। बहुत सारे लोग जो 21वीं 22वीं सेंचुरी में पैदा हुए, शुरू में ऐसे ही अकते हैं, पर थोड़े वक्त के बाद खुल ही जाते हैं। सच बता, तुझे लगता है मैं आज अच्छी दिख रही हूँ? आज रात मेरे यहाँ, मेरे पास और भी ड्रेसेस हैं, पहनकर दिखाऊंगी। मैं सच में मजाक नहीं कर रही। तू सच में मुझसे डेट पर जाना चाहती है? ठीक है, तेरी भावना का समान है। इस तरह के हरित एरिया स्पेस स्टेशन में बहुत सारे हैं, मुख्य रूप से CO2 फिल्टर करके ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। CO2 डेंसिटी ज्यादा होने से नीचे बैठ जाती है, इसलिए हरित एरियाज मुख्य रूप से सबसे नीचे वाले फ्लोर पर हैं। यहाँ वीट, कैप्सिकम, लेटिस और एल्गी भी उगाए जाते हैं। आधी जगह तो सिर्फ एल्गी के लिए है। साथ ही प्लांट्स की ट्रांसपिरेशन से वेस्ट वाटर भी फिल्टर की जाती है। कम एफिशिएंट जरूर है, पर कॉस्ट बचती है। जो पूरी तरह फिल्टर नहीं हो पाता उसे डिस्टिल करके प्योर वाटर बनाया जाता है। वर्क एरिया में एक पब्लिक टर्मिनल है। नए लोगों को एग्जाम पास करके जॉब मिलती है। रिकॉर्ड हो गया। तू रेडी है? कभी भी शुरू कर सकते हैं।
सीधे शुरू करो। तेरी फाइल में देखा तूने पहले प्लांटिंग की है ना? थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो अपने पीछे लगे उस वाटर ग्रास को देख। दिख रहा है? दिख रहा है। तुझे पता है ये किस ग्रास का नाम है? मुझे इसका एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं, पर हर्बल कल्टीवेशन में मेरा एक स्पेशल टैलेंट है। भले ही नाम ना पता हो, पर एक ही नज़र में इसका काम पहचान लेता हूँ। ठीक है, तो बता इसका एग्जैक्ट क्या काम है। अगर मुझसे गलती नहीं हो रही तो इस वाटर ग्रास में खून रोकने और सूजन कम करने का गुण है। स्वाद हल्का है, नेचर ठंडी है, मेडिसिन और खाने दोनों में यूज़ हो सकती है, पर स्वाद अच्छा नहीं और ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। खासकर कमज़ोर और ठंड प्रवृत्ति वाली महिलाओं के लिए ये नुकसानदेह है। तूने पहले भी ये वाटर ग्रास देखी है क्या? होगा। ये आमतौर पर नदी, नाले और तालाब के पास मिलती है, कोई रेयर स्पीशीज नहीं। बढ़िया भैया। तेरे पीछे वाली इस वाटर ग्लास का नाम है गोल्ड फिश एल्गी। नाम में एल्गे शब्द जरूर है, पर यह असल में एल्गे नहीं बल्कि एक फ्लावरिंग प्लांट है। हाँ, याद रखा। जॉब में एंट्री के लिए टेस्ट लेने वाला ब्लैक फिगर स्पेस स्टेशन का एक मैनेजमेंट मेंबर था। वो लोग बहुत ही फास्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते हैं, खासकर लोअर लेवल लोगों के साथ। इस वक्त उसका इतने पेशेंस से गोल्डफिश एल्गी एक्सप्लेन करना वाकई रेयर बात थी। देख, गोल्डफिश एल्गी के लेफ्ट में 7 पत्तियों वाला एक पौधा है, दिख रहा है? इसे मैं पहचानता हूँ। ये एक मेडिसिनल अर्ब है, नाम है सांची। ये गोल्डफिश एल्गी के बिल्कुल उल्टे गुण वाली है। नेचर गर्म है, स्प्लीन और लिवर को फायदा पहुंचाती है, एनर्जी और ब्लड फ्लो ठीक करती है। चबाओ तो थोड़ा सा कड़वापन लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरा नाम शीशेन है ना? हाँ, तू क्वालिफाई हो गया। अब से तू 031 NUMBER क्षेत्र का हेड है। जो भी न समझ आए ज्यादा पूछ, सीख समझा। समझ गया तो ठीक है। अरे वाह, तू सच में कमाल का है। अभी जॉब ज्वाइन किया और सीधे हेड बन गया। तुझे पता है हेड को एक दिन में कितने पॉइंट्स मिलते हैं? कितने? मैं रिजर्वेशन एरिया में साइकोलॉजिस्ट और रिसेप्शनिस्ट हूँ। ये पहले से ही बहुत अच्छी जॉब है, फिर भी एक दिन में लगभग 200 पॉइंट्स ही मिलते हैं, ओवरटाइम करने पर थोड़ा ज़्यादा। तू अलग है तो लोगों को मैनेज करता है, तो ओवरटाइम, लेट आना, यहाँ तक कि ना आना भी पॉइंट्स फिर भी मिलते रहते हैं। सुना है हेड को एक दिन में लगभग 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। 1000? मुझे पॉइंट्स की परवाह नहीं थी। ये तो बस रिसोर्सेज खरीदने की करेंसी है। जॉब टेस्ट शुरू होने से पहले ही मैंने हॉल के सारे पौधों को अपनी अनुभवी नज़र से देख लिया था। जल्दी ही मुझे एक अनजान बेरी प्रजाति और एक लाल पीली मिलीजुली हर्ब दिखी, जिसमें थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी थी। भले ही ज़्यादा ना हो, पर मेरे लिए जो अभी कल्टीवेशन की थ्रेशोल्ड भी पार नहीं कर पाया, वो काफ़ी था। बस इतनी एनर्जी से मुझे पूरा भरोसा था कि मैं ची रिफाइनिंग की बिगिनिंग स्टेज को ब्रेक कर सकता हूँ। मैं जल्द से जल्द ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करना चाहता था, पर यांगसी की मौजूदगी की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाया। हेड बनने के बाद वो पहले से भी ज़्यादा वार्म हो गई। बड़ी मुश्किल से उसे भेजने के बाद जैसे ही मैंने शुरू करने का सोचा, एरिया के लोग एक एक करके आने लगे। पहले दिन हेड बनने की वजह से हॉस्पिटैलिटी वगैरह करनी पड़ी। सारे छोटे मोटे काम खत्म होते होते शाम हो गई। जो स्टेशन सेम स्पीड से रोटेट होता है, इसलिए इसमें दिन रात का भी फर्क होता है। शाम होते होते सबको काम से जाते देख मैं जल्दी से उन स्पिरिचुअल एनर्जी वाले एल्गे के पास पहुंचा। मैंने चुपचाप अपने पुराने जन्म की सीखी हुई प्राइमोडियल स्काई सोलेंट टेक्निक चलानी शुरू की। धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने लगा। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ची रिफाइनिंग और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की टेक्निक लगभग एक जैसी होती है, बस नाम अलग अलग है। मैकेनिज्म में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जैसे जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होती गई, मेरे शरीर में जल्दी ही अंडे जैसे साइज की एक एनर्जी बॉल बन गई। आम कल्टीवेटर्स को इसे बनाने में 10 दिन, आधा महीना, यहाँ तक कि महीनों भी लग सकते हैं, पर मैं तो एक बड़ी शक्ति का पुनर्जन्म हूँ। पुराना रास्ता दोबारा चलना तो चुटकियों का काम था। जैसे ही मैं इस ची रिफाइनिंग की बिगिनिंग स्टेज को ब्रेक करने ही वाला था, एंट्रेंस पर एक आवाज़ गूंजी। क्या आपका नाम खून देवता है? मैं सेपरेशन सोसाइटी का इंसान हूँ, तुझे मिलने आया। हम तुझे ज्वाइन करने का इनविटेशन देना चाहते हैं। तुझे इंटरेस्ट है क्या? सेपरेशन सोसाइटी? कभी नहीं सुना। मुझे इंटरेस्ट नहीं। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि स्पेस स्टेशन के टॉप मैनेजमेंट असल में बहुत पहले ही करप्ट हो चुके हैं। वो कभी धरती वापस जाने की सोचते ही नहीं। हम लोगों की तरह जिन्हें जान लड़ाकर पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं, वरना मरने के बाद ज़्यादा चांस टावर जेल में जिंदा होने का है। पर टॉप मैनेजमेंट को इसकी ज़रूरत नहीं। चाहे वो कुछ भी ना करें, मरने के बाद भी वो स्पेस स्टेशन में ही जिंदा हो जाते हैं, और उनका खाना पीना भी सबसे बेहतरीन होता है। इसलिए वक्त गुजरने के साथ वो बस स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, कुछ बदलना नहीं चाहते। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि पूरा स्पेस स्टेशन ऊपर, बीच और नीचे 3 लेयर्स में बंटा है। हम जैसे आम लोग सिर्फ तीसरे लेयर में रहते हैं, रोज जान लड़ाकर काम करते हैं, बस इसलिए ताकि मरने के बाद जिंदा हो सके। दूसरा लेयर रिजरेक्शन के काम में लगे लोगों का है। उनकी लिविंग कंडीशंस काफ़ी बेहतर हैं और उन्हें प्रायोरिटी रिजरेक्शन राइट मिलता है। मरने के बाद पहले नंबर में उन्हें ही जिंदा किया जाता है। तो पहला लेयर? पता नहीं। पहले लेयर के लोग लगभग कभी सामने नहीं आते, अगर कभी दिखें भी तो चेहरे पर मास्क लगाकर। इसलिए हमें हमेशा शक रहा है कि पहले लेयर में कोई राज छुपा है। उसकी बात सुनकर मुझे याद आया, मेरा टेस्ट लेने वाला ब्लैक फिगर भी हमेशा मास्क पहने था। सच में उन टॉप मैनेजमेंट वालों कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ये बात मन में रख ली।
असल में जिस दिन तुझे जिंदा किया गया हम उसी दिन से तुझ पर नजर रख रहे हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में ज्यादा से ज्यादा बी या सी ही मिलता है। बहुत कम लोगों को ए मिलता है। रही बात एस ग्रेड की, वो सिर्फ उन्हें मिलता है जो कभी टावर जेल गए ही ना हो। टावर जेल जाकर भी एस पाने वाला तू पहला इंसान है। इसलिए हमारी सेपरेशन सोसाइटी तुझे बहुत महत्व दे रही है। मैं अभी ऑफिशियली सेपरेशन सोसाइटी की तरफ से तुझे ज्वाइन करने का इनविटेशन दे रहा हूँ। बता, इंटरेस्ट है? मुझे थोड़ा वक्त दो। आखिर मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि जो भी तुम अभी बोल रहे हो मैं सब मान लूं। वाजिब बात है, तू नया नया आया है, हालात समझने में वक्त लगेगा। मैं इस बार सिर्फ ज्वाइन करने की जिद नहीं कर रहा, बस पहले कांटेक्ट करना चाहता था। कोई बैड इंटेंशन नहीं है। तुझे रिप्लाई देने की जल्दी नहीं है, ज्वाइन करो या ना करो कोई बात नहीं। वैसे तुझे एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन और दे दूं। कल रात या परसों हाई मैनेजमेंट तीसरे लेयर के लिविंग एरिया में सिल्क स्टिंग जेलीफिश छोड़ने वाले हैं, जिससे बड़े स्केल पर कियोस फैले और वो सिस्टम क्लीन अप कर सकें। सिल्क स्टिंग जेलीफिश? क्या चीज़ है ये? कोई म्यूटेटेड क्रीचर? हाँ, टॉप मैनेजमेंट ऐसा करता है ताकि हार्म कम कर सके। इससे पॉपुलेशन कम करना मकसद नहीं है। सीधे कम लोगों को जिंदा करना बंद कर देते तो काम चल जाता। टॉप मैनेजमेंट ये इसलिए करता है ताकि सबको यह एहसास रहे कि स्पेस स्टेशन में खतरा है, कोई भी कभी एक्सीडेंट से मर सकता है। इस तरह मरने के बाद जिंदा होने के लिए सब लोग खुद ब खुद जान लड़ाकर काम करते हैं। तूने जो जेलीफिश बताई वो देखने में कैसी होती है? उससे कैसे बचें? बॉडी बहुत बड़ा होता है, उड़ सकता है, सेमी ट्रांसपेरेंट, किसी भी ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकता है, तो कमरे में छुपना भी काम नहीं आएगा। फिर उसकी पूंछ पर कांटे होते हैं जो पॉइजनस हैं, जिससे भी छू जाए वो चंद कदम भी नहीं भाग पाता, बेहोश हो जाता है। बस इतना ही मुझे पता है। ठीक है, याद रख लिया। मेरा एक सवाल है, तू बस चेहरे पर काला कपड़ा बांधकर मुझसे मिलने आया, तुझे डर नहीं लगा कि सर्वेलेंस पकड़ लेगी? तो चिंता मत कर, स्पेस स्टेशन सोलर पावर पर चलता है, बचे हुए वक्त में बैटरी यूज होती है। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है, ज़्यादा जगह लेती है और ऑटोमेटिकली ड्रेन होती है, ऊपर से पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी असल में उतनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कॉस्ट बचाने के लिए स्पेस स्टेशन रात को वर्क एरिया की इलेक्ट्रिसिटी काट देता है, सर्वेलेंस समेत। सिर्फ लिविंग एरिया की सर्वेलेंस 24 घंटे चालू रहती है। इसीलिए मैं खासतौर पर रात को वर्क एरिया में तुझसे मिलने आया। इतनी देर में आसमान पहले ही ढल चुका था, चारों तरफ अंधेरा, आसपास कोई नहीं है। ये कंफर्म करने के बाद उसने अपना ब्लैक क्लॉथ हटाया। तो फिर बाद में बात करते हैं, मैं चलता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया तो सीधे तुझे ढूंढने आ गई। वेट करते करते नींद आ गई तो तेरे बिस्तर पर सो गई, सॉरी। इसमें कोई बात नहीं, बस ये बता तू अंदर कैसे आई? ये तो मेरा कमरा है ना। तेरे कमरे का पासवर्ड मैंने ही सेट किया था, भूल गया क्या? बस मुझे भी थोड़ी जगह दे दे। इतना शाय क्यों हो रहा है? उसे शायद लगा मैं सिर्फ बनावटी शर्म दिखा रहा हूँ। अनविलिंगली कुछ कंप्लेन करते हुए वो हाथ बढ़ाने लगी, पर मेरा मन तो उन जेब में रखे हर्ब्स पर था। प्लकिंग के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो जल्दी अब्जॉर्ब करनी थी। हरित एरिया में स्पिरिचुअल हर्ब्स सीमित है, वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं मना करने ही वाला था कि लिविंग एरिया में अचानक बिजली में झटके शुरू हो गए। हॉल की लाइट झिलमिलाने लगी। अरे नहीं, अरे नहीं, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम लगती है। शायद वो मॉन्स्टर फिर से लिविंग एरिया में आ गए। हर बार जब कोई मॉन्स्टर स्पेस स्टेशन में घुसता है, इलेक्ट्रिसिटी में झटके आते हैं। मुझे लगा नहीं आएगा इतनी जल्दी। तुझे पता था आज रात मॉन्स्टर आएगा? आज रात नहीं, उसने जो एग्जैक्ट टाइम बताया था वो कल रात का था। लगता है वो पहले ही आ गया। सच में? चल, वो जो मॉन्स्टर्स हैं, तुझे पता है कहाँ से आए? पता नहीं, शायद बाहरी स्पेस से। स्पेस स्टेशन बनने के थोड़े ही वक्त बाद से वो आना शुरू हो गए थे। आज तक किसी को इनसे निपटने का कोई तरीका नहीं मिला। स्पेस स्टेशन में तो बहुत सारे हाईटेक वेपन्स होंगे ना, जैसे लेजर वाले। कोई फायदा नहीं, वो जेलीफिश जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। कोई हथियार उन्हें छू नहीं सकता, सिवाय एक चीज के, इंसान बिना किसी हथियार के। डिवाइन थंडर? वो भला किसी मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है? इसीलिए जब भी वो आते हैं टॉप मैनेजमेंट सिर्फ देखते रह जाते हैं, इंतजार करते हैं कि मॉन्स्टर पेट भरकर खुद चले जाए। पता नहीं क्यों जेलीफिश वाली घटना के बाद यांगसी काफी शांत हो गई। भले ही वो अक्सर मुझसे मिलने आती, पर उसने अब ज्यादा डिमांड्स नहीं की। ये अच्छा ही था, मुझे भी सुकून मिला और मैं ज्यादा वक्त कल्टीवेशन में लगने लगा। देखते देखते लगभग आधा महीना बीत गया। दिन में मैं हरित एरिया में जाकर हर्ब्स और लिंग जी की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व करता और रात को चुपके से 2 पौधे कमरे में लाकर रिफाइन करता। भले ही उनमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ना हो, पर प्रैक्टिस के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। आधे महीने बाद मैंने सक्सेसफुली क्यू रिफाइनिंग की मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। शाम को काम खत्म होते ही यांग सी खुद ब खुद पास आ गई। एक ही नज़र में उसे मेरा बदलाव नजर आया। अरे वाह, तूने मेकअप किया है क्या? कैसे पॉसिबल है? तूने मुझे कभी मेकअप करते देखा है? तो फिर तेरी स्किन अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई, जैसे कुछ लगाया हो? क्यों, अब मैं तुझे और पसंद आने लगा? सच में, अब और ज़्यादा पसंद आने लगा है। पहले लगता था तू थोड़ा बहुत अच्छा दिखता है, पर अब मुझे सच में लगता है तू हैंडसम है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। वो तेरी गर्लफ्रेंड, तू पहले वापस जा, मुझे कुछ काम निपटाना है। तू सच में औरों से अलग है। जेलीफिश वाली रात तू अपनी गर्लफ्रेंड पर लेकर इतनी ऊंचाई से कूदा, फिर भी तुझे कुछ नहीं हुआ।
क्या तुम लोग मुझ पर नजर रख रहे हो? नहीं नहीं, उस रात तो इतनी ऊंचाई से कूदा, हमारे किसी आदमी का ध्यान जाना तो नॉर्मल है ना। ठीक है, अगली बार ध्यान मत देना। हाँ हाँ, इतना अलर्ट होने की जरूरत नहीं, हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं। तूने पहले जो टाइम बताया था उसमें प्रॉब्लम थी। तूने कहा था अगले दिन रात, पर जेलीफिश तो उसी रात आ गई। थोड़ा एरर होना नॉर्मल है, हम कोई भगवान तो है नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। तुझे मैकेनिकल पावर आर्मर के बारे में पता है? हमें रिसेंटली एक लेटेस्ट मॉडल मिला है, CR-21 आर्मर। पर इसे वेयर करने वाले की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो इसे ऑपरेट कर सकता है। हमने बहुत लोगों को ढूंढा है ट्रेन करने के लिए, तो भी उनमें से एक हो सकता है। मैकेनिकल आर्मर, उस आर्मर की स्पीड और पावर कितनी है एग्जैक्ट में? स्पीड तो शायद ज़्यादा नहीं होगी। रिएक्शन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन में बायोलॉजिकल बॉडी हमेशा मशीन से आगे रहती है। इसकी स्ट्रेंथ डिफेंस और डिस्ट्रक्टिव पावर में है। कहते हैं इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 10 टन से ऊपर है, यानी लगभग 5 एसयू वर्सेस जितना। और एंड्योरेंस, फुल पावर पर लगभग 1 घंटा चलता है। स्टैंड बाई मोड में कम से कम आधे महीने से ज़्यादा। पावर के अलावा हमारे पास मैकेनिकल मॉडिफिकेशन करने वाले एक्सपर्ट्स भी हैं। अगर तुझे इंटरेस्ट है तो मैं तुझे मॉडिफाइड ह्यूमन बनने की रेकमेंड कर सकता हूँ। मैकेनिकल मॉडिफिकेशन, मैंने अभी कहा पावर आर्मर की रिएक्शन स्पीड बायोलॉजिकल बॉडी से कम होती है, पर मैकेनिकल मॉडिफिकेशन अलग है। इंसान को हाफ बायोलॉजिकल हाफ मैकेनिकल बनाया जाए तो बायोलॉजिकल बॉडी की रिएक्शन स्पीड और आर्मर की पावर डिफेंस दोनों मिल जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ छोड़कर। कोई बड़ी कमी नहीं। वो एक चीज़ क्या है? फैंटम पेन। मॉडिफिकेशन के बाद शरीर के मिसिंग हिस्से में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ये असली दर्द नहीं, ब्रेन का बनाया हुआ इल्यूजन है। मॉडिफाइड ह्यूमंस में ये कॉमन साइड इफेक्ट है। असल में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर मॉडिफाइड होने के बाद तुझे रिग्रेट हो तो बस शरीर को फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करना पड़ता है। आखिर हम रिजरेक्शन टेक्निक से तो जिंदा हो ही सकते हैं ना। उसके डिस्क्रिप्शन से अंदाजा हुआ मॉडिफाइड ह्यूमन और आर्मर की कॉम्बैट पावर मुश्किल से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की लेट स्टेज कल्टिवेटर जितनी होगी। अगर तरह तरह के हाईटेक वेपन्स मिल जाए तो शायद गोल्डन कोर की बिगिनिंग स्टेज से टक्कर ले सके, पर बस इतना ही लिमिट है। इसके ऊपर से टॉर्चर भी झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कुछ बातें आगे पीछे करके मैंने विषय बदला। वैसे ये बताओ, तुम लोगों को पता है फूशेन और शाओशी कहाँ मिल सकते हैं? कल्टीवेशन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है कि रिफाइनिंग के लेट स्टेज से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ब्रेक थ्रू करना। कोई असाधारण टैलेंट और भाग्य वाला कल्टीवेटर ना हो तो एक्सटर्नल हेल्प जरूरी होती है, जैसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल। लगभग 90% से ज़्यादा कल्टीवेटर्स इसी से ब्रेक थ्रू करते हैं। ये पिल बेहद कीमती है और बनाना बहुत मुश्किल। पिछले जन्म में मैंने काफ़ी वक्त लगाकर इसकी रेसिपी रिसर्च की थी, आज भी दिमाग में फ्रेश है। ज़्यादातर ज़रूरी हर्ब्स मुझे हरित एरिया में मिल गए, या फिर उनके सब्स्टिट्यूट्स। बस फूशेन और शाओशी हर्ब्स के लिए साल और स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी बहुत हाई लेवल की चाहिए। कोई सब्स्टिट्यूट पॉसिबल ही नहीं। मजबूरन मैंने फिर उससे हेल्प मांगी। फूशेन और शाओशी, तुझे जो शाओशी चाहिए वो तो आसानी से मिल जाएगा, बस थोड़े पॉइंट्स खर्च करके ब्लैक मार्केट से खरीद सकता है। ब्लैक मार्केट से थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कमाना तो नॉर्मल है। जैसे तू हरित एरिया मैनेज करता है, कोई वहाँ का पौधा चाहता है और तू भी थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमाना चाहता है, तो म्यूचुअली विलिंग डील हो जाती है। समझ गया? तो ब्लैक मार्केट कहाँ मिलेगा? कोई फिक्स्ड जगह नहीं है। स्ट्रिक्टली बोलूँ तो जहाँ भी ट्रेडिंग हो रही हो वो ब्लैक मार्केट ही है। आखिर प्राइवेट ट्रेडिंग स्पेस स्टेशन में सख्ती से प्रोहिबिटेड है, तो ज़्यादा खुलेआम नहीं कर सकते। समझ गया? तो फूशेन और दाकुई के बारे में तूने जो फूशेन और दाकुई बताए वो शायद चाइनीज़ मेडिसिन के नाम है। स्पेस स्टेशन में कुछ रेयर प्लांट्स को छोड़कर जो पहले लेयर में उगाई जाती हैं, बाकी सारे प्लांट्स तीसरे लेयर के हरित एरिया में ही हैं, और तू ही उस एरिया को मैनेज करता है। तो अगर तेरे पास भी नहीं तो कहीं और मिलना और मुश्किल होगा। क्या तुम्हारी सेपरेशन सोसाइटी के लोग पहले लेयर जाकर देख सकते हैं? अगर पुराने साल का फूशिन और दकुई मिल जाए तो मैं पॉइंट्स देकर खरीद लूंगा, या फिर तुम लोगों को कोई और बेनिफिट दे दूंगा। हेल्प तो हम ज़रूर करेंगे, पर पहले लेयर जाना बहुत मुश्किल है। हमारी सोसाइटी में सबसे हाई पोजीशन वाला भी बस दूसरे लेयर में काम करता है। पहले लेयर के लोगों से हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं, वहां घुसना बहुत ही मुश्किल है। पर हाँ, मेरे पास एक और तरीका है जो शायद तेरी हेल्प कर सके। बस निर्भर करता है तू राजी है या नहीं। पहले बता वो तरीका क्या है। भले ही स्पेस स्टेशन का ऑक्सीजन, फूड और वाटर सोलर पावर से सेल्फ सर्कुलेट होता हो, और सेल्फ सर्कुलेट का मतलब ये नहीं कि सारे मटेरियल्स 100% यूज हो पाते हैं। साथ ही स्पेस स्टेशन के इक्विपमेंट में हर साल कुछ लॉस भी होता है। तो स्पेस स्टेशन चलाने के लिए बाहर से रिसोर्सेज सप्लाई करते रहना पड़ता है, जैसे मेटल, मिनरल्स, ऑयल और वाटर। ये सब लाने के लिए लोगों को टग बोट लेकर धरती की सतह पर जाना पड़ता है। तो तू ये कह रहा है कि मुझे टग बोट ड्राइव करके धरती जाना है, पर प्रॉब्लम ये है मुझे चलाना नहीं आता। तू चिंता मत कर, टेक्नोलॉजी हमेशा सिंपल और कन्वीनियंट होने की तरफ बढ़ती है। तो टग बोट चलाना कार चलाने से भी ईजियर होगा। एक बार टग बोट पर चढ़कर कोई बता दे तो प्रैक्टिकली तू सीख ही जाएगा। तो इस हेल्प के बदले मुझे क्या करना होगा? धरती जाने वाला स्लॉट इतनी आसानी से नहीं मिलता होगा। हाँ, टग बोट का स्लॉट इतना प्रीशियस नहीं है, बशर्ते तेरा लक बहुत अच्छा हो और तुझे सतह पर कुछ कीमती चीज़ मिल जाए।
पर ऐसा चांस बहुत कम है। तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि हमें तेरी पोटेंशियल दिखी है, बस हम स्लॉट दिलवाने की जिम्मेदारी लेंगे और बदले में तू हमारी सेपरेशन सोसाइटी ज्वाइन कर। कैसा रहेगा? पहले एक बात पूछूं, अगर रिजरेक्शन टेक्निक के होते हुए भी इंसान हमेशा स्पेस स्टेशन में ही रहते हैं तो इसका मतलब धरती पर जरूर कोई खतरा है। तो जब मैं सतह पर जाऊं मुझे किन चीजों से सावधान रहना चाहिए? धरती पर श्यानु सेंटिनल नाम का मॉन्स्टर है, 4 पैरों पर चलता है, काले रंग के कवच से ढका होता है, आमतौर पर सिर्फ रात को दिखाई देता है, दिन में लगभग नजर ही नहीं आते। इस मॉन्स्टर से कैसे निपटा जाए? निपटा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे तूने जेलीफिश देखी थी, ये सेंटिनल्स भी रेजरेक्शन के बाद अजीब तरीके से नजर आने लगे। इनकी कॉम्बैट पावर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेज़र वेपन से भी इन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल है जब तक पहले से किसी लोकेशन पर स्ट्रेटेजिक शॉक वेव लॉन्चर डिप्लॉय ना किया हो। वरना अगर ये मॉन्स्टर सामने आ जाए तो बस भागना ही एकमात्र ऑप्शन है। बेशक भागने के लिए पहले मॉडिफिकेशन सर्जरी ज़रूरी है, वरना अगर तू आम इंसान ही रहा तो इन मॉन्स्टर से आगे भाग ही नहीं पाएगा। रही बात डिपार्चर स्लॉट की, वो हम कभी भी दिलवा सकते हैं, पर मॉडिफिकेशन सर्जरी का टाइमिंग ठीक से मैनेज करना होगा। ये हमेशा जब चाहो तब शुरू नहीं हो सकता। तो अच्छा होगा अगर तू हमें पहले जवाब दे दे ताकि हम भी सही से अरेंजमेंट कर सकें। क्या तुम लोग सीधे मुझे एक मैकेनिकल पावर आर्मर नहीं दिला सकते? मॉडिफिकेशन सर्जरी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। पॉसिबल नहीं, टग बोट की लोड कैपेसिटी वैसे ही ज़्यादा नहीं है। अगर ज़बरदस्ती आर्मर भी भर दिया तो रिसोर्सेज के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए टग बोट के ड्राइवर्स आमतौर पर मॉडिफाइड ह्यूमंस ही होते हैं, कभी कोई आर्मर साथ नहीं ले जाता। क्यों, तुझे सर्जरी के दर्द का डर है क्या? मुझे याद है तू जब स्पेस स्टेशन में जिंदा हुआ था तुझे एस ग्रेड मिला था। स्पेशल एबिलिटी है क्या, जन्म से है या बाद में प्रैक्टिस करके पाई? दोनों ही। कुल मिलाकर मेरी बॉडी बाकी सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तभी तो उस रात इतनी ऊंचाई से कूदने पर भी तुझे कुछ नहीं हुआ। तो बिना मॉडिफिकेशन सर्जरी किए सीधे सतह जाना चाहता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे नहीं पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे पहले जाकर बाकी लोगों से डिस्कस करना होगा, तभी सही से जवाब दे पाऊंगा। पर तो चिंता मत कर, ये बात मैं सिर्फ सेपरेशन सोसाइटी के कोर मेंबर्स से डिस्कस करूंगा, तेरा सीक्रेट बाहर नहीं जाएगा। कोई एग्जैक्ट टाइम दे सकते हो, कितना वक्त लगेगा डिस्कस करने में और फिर डिपार्चर अरेंज करने में? 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर मैं ज़रूर तेरा सब अरेंज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो डील फिक्स? डील फिक्स। शी साहब, डिस्कशन के बाद सेपरेशन सोसाइटी के सारे कोर मेंबर्स ने बड़ी कीमत चुकाकर तुझे प्रायोरिटी पर ट्रेन करने पर सहमति जताई है। इसमें तुझे ज़रूरी सारे रिसोर्सेज देना भी शामिल है। अगर किसी एक्सीडेंट से तेरी मौत हो जाए तो तुझे प्रायोरिटी रिजर्वेशन क्यू में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा सतह पर जाने का मामला भी सुलझा लिया गया है। आधे महीने बाद 2006 NUMBER के टग बोट से सतह की तरफ रवाना होगा। ठीक है, समझ गया। ये लो, हमारे लोगों ने बड़ी कीमत चुकाकर ये अनलिमिटेड रेंज हेडसेट लाया है। इसे लगाकर धरती जाने के बाद तू हमसे लगातार कांटेक्ट में रह सकेगा। सतह पर पहुंचकर तुझे 2 टास्क पूरे करने हैं। पहला है हमारा टास्क, तुझे ज्योमेट्रिक आकृति बनाकर रिजरेक्शन टेक्निक से हमारे बताए हुए इंसान को जिंदा करना है। बाकी वो किसे जिंदा करना है ये सतह पर पहुंचने पर हम खुद बता देंगे। फिर है स्पेस स्टेशन का टास्क। तो जिस जगह उतरेगा उसके नीचे जमीन में बहुत सारा चमक पत्थर है। ये पत्थर देखने में भूरे पीले रंग का होता है, थोड़ा हरा भी मिला हुआ, आसानी से पहचान सकता है। हमने फोटो पहले ही तेरे टग बोट में भेज दिया है। तुझे बस टग बोट के ड्रिल का इस्तेमाल करके ये पत्थर खोदना है। जितना ज़्यादा लोड हो सके उतना भर लेना। अगर पूरी टग बोट नहीं भर पाई तो बाकी जगह में पानी भर लेना। पर सतह पर पहुंचकर 2 जगहों पर जाना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। पहली जगह है पुराने शहरों के खंडहर, क्योंकि टावर जेल ज़्यादातर इन्हीं खंडहरों पर बने होते हैं। वहाँ बहुत सारे महान एक्टिव रहते हैं। वहाँ पहुँचना मतलब सीधे मौत को बुलाओ ना। तो अगर तुझे कोई ऊंची टावर जैसी इमारत दिखे, दूर ही रहना। और दूसरी जगह है कोई बड़ा सा इंसान के ब्रेन जैसा दिखने वाला श्यानुकोर। अगर वो दिख जाए तो भी दूर ही रहना, क्योंकि जो मैंने पहले सेंटेंस बताए थे वो दिन में उसी श्यानुकोर में छुपे रहते हैं। समझ गया? चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, अब बस देखना था कि ये सेपरेशन सोसाइटी असल में किस प्लान को अंजाम देना चाहती है।